दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में। आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की जो 3 पार्ट हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें से न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। पर न्यायपालिका को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में भी देख लेते हैं। जो सरकार होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, यहाँ पर इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार के जो पार्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार के 3 पार्ट होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में संसद आती है जिसके दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी होते हैं। और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीश आते हैं। दोस्तों, व्यवस्थापिका का कार्य होता है नीति निर्माण करना, योजनाएं बनाना और जो भी व्यवस्थाएं होती है शासन के लिए उन सब का निर्माण करना। और कार्यपालिका काम होता है ये जो व्यवस्थाएं बनती हैं, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन करना। तो उनके क्रियान्वयन के लिए पूरी लॉबी होती है जो इसका क्रियान्वयन करती है। और जो न्यायपालिका होती है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष होती है। इनका इस व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं होता। तो न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब जो होते हैं वो यहाँ से व्यवस्थापिका से ही आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना, जिसको कहते हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका में आज पढ़ेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का गठन, किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय बना होता है। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जिससे बना होता है, जिसमें न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी संख्या के बारे में देख लेते हैं। न्यायाधीशों की संख्या, मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। मूल रूप से हमारा जो संविधान बना है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी मूल रूप में। परंतु 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। तो दोस्तों ये याद रखना, पहले मूल रूप में 8 न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में, और 2008 के बाद अब न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। ठीक है, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है सर्वोच्च न्यायालय की, तो वो राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है। और पर उस नियुक्ति के पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो और उच्च न्यायालय के ये जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, इनसे परामर्श लेता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक समूह, ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का जो समूह होता है वो राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करता है, और यही कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है। ये जो न्यायाधीश होते हैं, 4 वरिष्ठतम और एक मुख्य न्यायाधीश, ये मिल करके जो कॉलेजियम बनाते हैं वो राष्ट्रपति को एक कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, और इन्हीं नामों में से राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। अगला है न्यायाधीशों की योग्यताएं। क्या योग्यताएं होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। पहला है वह भारत का नागरिक हो, सबसे कंपलसरी है कि वो भारत का नागरिक हो जो भी न्यायाधीश बनता है। दूसरा है वह किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, जो न्यायाधीश बनने जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय का, उसके लिए ये है कि वो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तो ये इसकी योग्यता है। अथवा अगर ये भी नहीं तो किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता या एडवोकेट रह चुका हो। 10 साल तक उसने वहाँ वकालत की हो, वकील का काम किया हो किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय में, ये भी हो सकता है। अथवा ये भी नहीं तो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अगर ये 2 योग्यता भी नहीं है और एक ये योग्यता भी है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में वो व्यक्ति जो कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता है, तो उसको भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का योग्यता हासिल हो जाती है। अगला है कार्यपालिका तथा महाभियोग। महाभियोग जो शब्द आता है, एक तो राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश के लिए।
प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो 65 वर्ष की आयु है, अमूमन अपने ये होता ये है कि 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है और वो पेंशन ले लेता है, परंतु न्यायाधीश के लिए ये आयु 65 वर्ष है। और इससे पूर्व वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है, यानी 65 वर्ष की आयु तक तो वो अपने पद पर बना रह सकता है, परंतु अगर उनकी इच्छा हो गई तो स्वयं भी त्यागपत्र उससे पूर्व दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है। कदाचार या असमर्थता के कारण संसद न्यायाधीश को हटा सकती है। ये जो अपनी संसद है देश की, वो कभी न्यायाधीश असमर्थ हो गए या कदाचार यानी कोई अच्छा आचरण नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो संसद है वो न्यायाधीश को हटा सकती है। संसद के दोनों सदन अलग अलग कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अयोग्य प्रमाणित कर दें तो भी संसद के दोनों सदन जो अपने कुल सदस्य हैं उनके उसके 2/3 बहुमत से 2/3 जो मत है उससे अगर उस न्यायाधीश को अयोग्य प्रमाणित कर दें तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश के से न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो इनको न्यायाधीश को हटाएगा, परंतु उसके पहले ये है कि जो संसद है हमारी उसके दोनों सदन अलग अलग यानी लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग 2/3 वोटिंग से उनको अयोग्य प्रमाणित कर दें तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देंगे, और यही महाभियोग की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं अपन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। ये पहले कम था परंतु इसके बाद ये बढ़ाया गया है। 2,80,000 मासिक मुख्य न्यायाधीश को और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा पेंशन और ग्रेच्युटी, जो पेंशन और जो सेवानिवृत्ति पेंशन होती है उसके बाद जब ड्यूटी से उतर जाते हैं उसके बाद जो मिलती है उसकी व्यवस्था भी है। और वेतन और भत्ते समय समय पर संशोधित होते रहते हैं, जितना भी भत्ते मिलते हैं बढ़ते रहते हैं, जो महंगाई भत्ता है या अन्य भत्ते हैं या जो वेतन आयोग लगते हैं उसके अनुसार ये समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। अगला पॉइंट है उन्मुक्तियाँ। ये जो शब्द है उन्मुक्तियाँ, वो मुक्ति शब्द इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुक्ति का मतलब होता है फ्री रहना। तो न्यायाधीशों को अपने सभी कार्य और निर्णय के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों, उन्मुक्तियाँ शब्द का कभी ये भी आ सकता है कि उन्मुक्तियाँ क्या है और किसके संबंध में है, तो इसका उत्तर है कि ये न्यायाधीशों के संबंध में है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, और ये उधर अपने जो राज्य सरकार में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके लिए भी ये लागू होता है कि उनके जो कार्य हैं या उनके जो निर्णय हैं जो भी अपनी अदालतों में वो लेते हैं वो आलोचना से मुक्त होते हैं। यानी इनकी आलोचना नहीं होती कि उन्होंने ऐसा कैसे निर्णय दिया, क्योंकि मैंने इसकी स्टार्टिंग में कहा था कि जो न्यायपालिका है हमारी वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, तो उनकी निर्णयों की कभी आलोचना नहीं होती। इसी को उन्मुक्तियाँ कहा जाता है। न्यायालय का मुख्य स्थान, हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है वो उसका स्थान कहाँ होगा ये भी हमारे संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में है। अगला है दोस्तों न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। जो न्यायाधीश अपने सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी हैं, और वो क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं वह पद से निवृत्ति के बाद यानी सेवानिवृत्ति के बाद या वहाँ से निकल जाने के बाद भारत के किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से वकालत नहीं कर सकते। भारत के किसी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी से वकालत नहीं कर सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध भी है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ और कार्य। सबसे पहले है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये मूल क्षेत्राधिकार है और इसे 2 वर्गों में रखा गया है। एक तो है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ये दोस्तों शब्द से ही थोड़ा डिफाइन हो जाता है कि प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, एकमेव का मतलब केवल वही जो सुप्रीम कोर्ट है वही, और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो समवर्ती में फिर कहीं ना कहीं दूसरा भी जुड़ता है। तो ये दोनों क्या है इसको अपन आगे देखते हैं। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार अर्थात
वे विवाद जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। ठीक है दोस्तों, एकमेव क्षेत्राधिकार यानी वो विवाद या वो विषय जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है या केवल वहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। जैसे, और वो विवाद हैं भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। जैसे भारत की सरकार और दूसरे राज्य हैं, उनके बीच में कोई विवाद हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। दूसरा है भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्य तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। जैसे संघ का कोई राज्य है या राज्यों के बीच के जो विवाद हैं उनमें उनकी जो सुनवाई होगी वो भी केवल सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में होगी। और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद, और दो या दो से अधिक राज्यों में कोई संवैधानिक विषय है, हमारे संविधान से संबंधित कोई विषय है, उसके संबंध में उत्पन्न कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई भी केवल सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई होती है उनको प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में रखा जाता है। दूसरे हैं प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद हैं, हमारे संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं नागरिकों को या जो सरकारों को, राज्य सरकारों को या जिसको भी जो अधिकार मिले हैं, उन सभी अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी जो विवाद हैं वो चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में, चाहे तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में, और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित किए जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है, इसलिए इसको समवर्ती क्षेत्राधिकार रखा है, या तो ये या ये, दोनों में से कहीं पर भी इसको रखा जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार में आता है, और राज्यों और केंद्र सरकार या भारत सरकार के बीच में जो विवाद है वो एकमेव क्षेत्राधिकार में आता है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील का मतलब ये होता है कि कहीं कोई फैसला आ गया और उसके अगेंस्ट या उसके विरोध में हमको कहीं और जाना है, अपील करनी है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। और अपील क्षेत्राधिकार कौन कौन से देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, यानी जैसे राज्यों में या उसके नीचे की अदालतों में या उसके नीचे की अदालतों में कोई फैसला हो जाता है तो व्यक्ति अपील करने के लिए, जैसे अन्य निचली अदालतों में हुआ ये काम, तो अपील उसने हाई कोर्ट में की या राज्य के जो सबसे बड़ा न्यायालय वहाँ की, वहाँ पर भी उसकी संतुष्टि नहीं होती है तो फिर भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर जा कर के उसकी वो अपील कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 वर्गों में है, और ये जो अपील के क्षेत्राधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, वो 4 वर्ग में है। संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। इनको एक एक करके देखेंगे अपन। पहले है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करें कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, उच्च न्यायालय को ये प्रमाणित कर दें कि जो विवाद आ रहा है उनके पास या अपील जो आ रही है उसमें संविधान संबंधी कोई बात है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, संविधान संबंधी कोई बात है, कानून संविधान से संबंधित कानून है या संविधान संबंधी कोई विषय है तो उसकी अपील अपने सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है और इसको संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में रखा है। दूसरा है दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में जो विवाद 20,000 रुपये से अधिक राशि के हों ऐसे विवाद आ सकते थे। पहले जो हमारा संविधान में ये व्यवस्था थी कि 20,000 से अधिक की राशि के विवाद ही सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, परंतु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 133 को उक्त धनराशि की सीमा हटाते हुए अब निश्चित किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसमें अब पहले राशि की एक निश्चित बंधन था कि इतनी राशि तक के विवाद जा सकते हैं, परंतु अब ये जो राशि का बंधन था वो हटा दिया गया है 30वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1973 में हुआ था, और ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 133 में हुआ है। तो अब ये सीमा हटा दी गई है, तो सभी दीवानी विवाद की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा है फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये जो फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं ये 3 प्रकार के हैं।
कौन कौन से देखते हैं। पहला है, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया है जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था। इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे किसी नीचे की अदालत ने, जैसे जिला की अदालत ने या कोई हाईकोर्ट से नीचे की अदालत है, उसने उस अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था, परंतु सामने वाले ने उसकी जो अपील है या वो केस को आगे ले जा करके उच्च न्यायालय में रखा और उच्च न्यायालय ने उसको मृत्युदंड दे दिया। तो जिसको मृत्युदंड दिया है वो व्यक्ति आगे सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये फौजदारी का एक प्रकार हुआ। दूसरा है, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर के अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। अब उच्च न्यायालय ने क्या किया हो कि उसके नीचे के न्यायालय में कोई विवाद चल रहा था और उसने उस विवाद को अपने यहाँ ले करके, उच्च न्यायालय ने अपने यहाँ ले करके उस अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया है, तो वो भी उसकी अपील अपने सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और तीसरा है, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दें कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। ठीक है, उच्च न्यायालय जो राज्यों की सबसे बड़ी अदालत है वो ये प्रमाणित कर दे कि ये मामला भाई सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है, तो भी वो अपील वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये 3 प्रकार के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिले हुए हैं। अगला है विशिष्ट और विशिष्ट में अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़ करके, सैनिक न्यायालय, सेना के जो न्यायालय हैं वो अपने आप में अलग होते हैं, तो सैनिक न्यायालय को छोड़ करके वह भारत के अन्य किसी न्यायालय या न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दें। ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। ठीक है, वो खुद, सर्वोच्च न्यायालय खुद अनुमति दे सकता है। किसी नीचे की अदालत में कुछ ऐसा मामला हुआ है और अपील उसके सर्वोच्च न्यायालय में करनी है, तो अनुमति या उसकी जो परमिशन है वो सर्वोच्च न्यायालय खुद दे सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अभी हमने 2 मेन चीज़ें देखी थी, अब है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़ करके किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है और इस शक्ति पर संवैधानिक प्रतिबंध कोई नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि सैनिक के कोई न्यायालय है उसको छोड़ करके किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील करने की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। आगे है परामर्श संबंधी अधिकार। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको परामर्श यानी राय देने संबंधी अधिकार भी है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति जी हमारे हैं जो देश के, वो उनको लगे कि किसी विवाद पर जो सबकी भलाई के लिए कोई काम है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं और उनको, ये सर्वोच्च न्यायालय है, उनको परामर्श दे सकते हैं राष्ट्रपति को। अगला है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। जैसे जो फैसले होते हैं उनको अभिलेख के में रखा जाता है कि हाँ भाई इस मामले में ये फैसला हुआ था, तो अब अगर भविष्य में ऐसा कोई केस आता है तो उसमें ये फैसला मान्य होगा, वो होता है अभिलेख न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। 129 अनुच्छेद जो हमारा संविधान का है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। और इस अभिलेख न्यायालय का जो स्थान है इसके 2 अर्थ हैं। पहला यह कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है वो सब जगह, उसके नीचे जितनी भी अदालतें हैं वहाँ पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि ये अपील का अंतिम न्यायालय है। अब इससे आगे कहीं जा नहीं सकती भारत सरकार में, तो इनकी प्रामाणिकता के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। और दूसरा इसका अर्थ ये है, दूसरा यह कि इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए, अगर कोई कोर्ट के आदेश की मानता नहीं है, कोर्ट के न्यायालय के आदेश को मानता नहीं है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि न्यायालय ने वो फैसला दिया है और वो अगर नहीं मानता है तो उसे किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। ये अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला है मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, और उसके लिए कई सारे लेख हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण, इसके लेख जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। ये है सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार या शक्ति। अगला है संविधान का संरक्षण। देश का जो संविधान है हमारा, उसका संरक्षक एकमात्र हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, अंतिम न्यायालय है। तो संविधान के संरक्षण का अधिकार या शक्ति है, जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकार द्वारा, यानी संघीय यानी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा निर्मित विधियों, उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनको पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 131 और 132 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाते हैं तो उनका पुनर्विलोकन ये कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। यदि संघ या राज्य यानी जो देश या राज्य सरकारें संविधान का अतिक्रमण करते हैं, यानी संविधान में जो लिखा है उससे आगे बढ़ जाते हैं या कुछ गलत कर देते हैं, या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण करते हैं, या जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा कोई काम करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। तो उस कानून को, उस जो भी विषय उन्होंने लागू किया है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि अगर केंद्र या राज्य कुछ ऐसे काम करते हैं मौलिक अधिकारों या संविधान के संबंध में जो न्याय की दृष्टि से या संविधान की दृष्टि से गलत है, तो फिर वो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अवैधानिक घोषित कर देता है और इसी को पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मैसेज के द्वारा प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।